Welcoming you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter, that is State of Matter. प्यारे बच्चे, State of Matter हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग अपना एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में बताया था। बच्चे चलिए देख लेते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे और आने वाले सेशंस में भी हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो यस गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे गैसियस लॉ के बारे में, जिसमें वॉइस लॉ, चार्लीज लॉ और गैलुसॉक लॉ को डिस्कस करेंगे। साथ में कैसे आप इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बच्चे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग काइनेटिक थ्योरी, डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, बिहेवियर ऑफ रियल गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, वेपर प्रेशर और साथ में सरफेस टेंशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बच्चे आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, यानी गैसियस लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वॉइस लॉ, क्या है चार्लीज लॉ, क्या है गैलुसॉक लॉ। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे, जब गैसियस लॉ की बात आई तो सबसे पहला लॉ हमको वॉइल्स ने दिया था, और वॉइल्स का जो पहला लॉ आया था ये 1662 में आया था। किस में आया था? 1662 में आया था, और यहीं से आपके बहुत सारी गैसेस के बारे में बातें पता चली, बहुत सारी कंडीशंस पे गैसियस के बिहेव का पता चला। तो चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम गैसियस स्टेट को समझेंगे, एकदम वेरी फ्रेश स्टार्टिंग। जब गैस लॉ की बात हो रही है तो सबसे पहले गैसियस स्टेट को डिस्कस करेंगे, फिर गैस लॉ को डिस्कस करेंगे, फिर टाइप ऑफ गैसियस लॉज को डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो, तो सबसे पहला है द गैसियस स्टेट। गाइज, दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। ये आपकी सबसे सिंपल मैटर की स्टेट होती है। थ्रू आउट आवर लाइफ वी रिमेन इमर्ज इन ओशियन ऑफ एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस। हम पूरी ज़िंदगी भर क्या देखते आए हैं कि हमारा जो ओशियन है ऑफ एयर है वो किससे होती है? इमर्ज होती है। और ये क्या है? ये आपके मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्लियर? नेक्स्ट, वी स्पेंड आवर लाइफ इन द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम लोग इन्वायरमेंट की सबसे निचली सतह पे तो रहते हैं, है ना? सबसे निचली सतह पे ट्रोटोस्फेयर पे रहते हैं, है ना? क्या होती है वो? ट्रोटोस्फेयर। यस, ट्रोटोस्फेयर पे रहते हैं, विच इज हेल्ड द सरफेस बाय द अर्थ। और इसमें क्या होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है अर्थ द्वारा एक बलून की तरह बंद होता है, राइट? बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ गाइस ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपका एक बलून की तरह जो एनवायरमेंट है वो अर्थ से बंधा होता है। नेक्स्ट है द थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज विटल टू अवर लाइफ। जो हमारे एटमॉस्फेयर की थिन लेयर है वो क्या करती है? हमारे लाइफ को विटल करती है। इट शील्ड अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। ये आपको हार्मफुल रेडिएशन से शील्ड करती है। एंड कंटेन सब्सटेंस लाइक डाईहाइड्रोजन, डाई नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर ETC। और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये कुछ हार्मफुल रेडिएशंस को भी अपने साथ रखता है। यानी कौन कौन सी वो हार्मफुल रेडिएशंस हैं जो कि हमारा सब्सटेंस रखता है? गाइस, सबसे पहले है डाई ऑक्सीजन। क्या है? डाई ऑक्सीजन। दूसरी है डाई नाइट्रोजन, है ना? ये सब हमारी हार्मफुल गैसें तो हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सभी आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चे, द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। वो सब्सटेंस जो कि आपके गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं अंडर द नॉर्मल कंडीशन। एक नॉर्मल कंडीशन पर भी जो आपके गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर की और प्रेशर की जो नॉर्मल कंडीशन है उस पर जो आपके सब्सटेंस गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। पीरियोडिक टेबल shows that only 11 element exist as a gaseous state। ये बात इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 11 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि आपके गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो पहला आपका क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडन। ये आपके टोटल 11 एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 में कितने आपके एलिमेंट हैं जो गैसियस स्टेट में है, तो गाइस ग्रुप 15 में ओनली एक एलिमेंट है आपका नाइट्रोजन जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ग्रुप 16 में सिर्फ एक एलिमेंट है ऑक्सीजन जो आपका गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ग्रुप 17 में आपके दो एलिमेंट हैं जो कि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, पहला है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन। अब बात करते हैं 18 की, तो इसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स ग्रुप 18 के हैं, जिनको हम इनर्ट एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, गाइस ये सारे आपके गैसियस स्टेट में होते हैं। क्लियर, इतने में तो कोई डाउट नहीं। चलें क्या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखना कि टोटल 11 एलिमेंट्स हैं जो कि आपके गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। बच्चे नेक्स्ट, द गैसियस स्टेट इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम कैसे गैसियस स्टेट को करेक्टराइज करेंगे गाइस, उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, चलिए इनको देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टीज है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। जो आपकी गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, यानी उन्हें आप हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर सकते हो। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली। जो आपके गैसें हैं वो प्रेशर इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। क्या करती हैं? इक्वली प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं, यानी गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में गैसेस का जो प्रेशर है वो इक्वली लगता है। नेक्स्ट है गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी। जो आपकी गैस है उनकी जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है, किसके कंपेयर में बच्चे? लिक्विड के कंपेयर में और सॉलिड के कंपेयर में जो आपकी गैस की डेंसिटी है वो कम होती है। मतलब अगर मैं आपके लिए यहाँ पर एक शॉर्ट नोट लिख दूँ डेंसिटी का, तो क्या बनेगा? कि जो हमारी गैस की डेंसिटी है वो कम होती है। तो गैस की डेंसिटी कम होती है किससे? लिक्विड से, और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है किससे? सॉलिड से। क्लियर, ये पॉइंट बना आपका इम्पॉर्टेंट जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ गैस आर नॉट फिक्स। जो आपकी गैस का शेप है और जो आपका वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है। जिस भी आप बर्तन में उसको भरोगे ये उसका साइज ले लेगा। सिलेंडर में भरोगे सिलेंडर का साइज ले लेगा, किसी आप बॉटल में भरोगे या फिर किसी डिब्बे में भरोगे तो उसका साइज ले लेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दीज एज्यूम वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर। ये क्या करता है? कंटेनर के वॉल्यूम और शेप को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। गैसेस मिक्स इवनली एंड कंप्लीटली। जो आपकी गैसेस हैं वो इवनली और कंप्लीटली मिक्स हो सकती है, किस में? सभी प्रोपोर्शन में। किसके साथ? विदाउट एनी मैकेनिकल एड। बिना किसी मैकेनिकल एड के आपकी जो गैसेस हैं वो आसानी से इवनली और कंप्लीटली मिक्स हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? सभी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकती हैं। चलो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सिंप्लिसिटी ऑफ गैसेस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। अब जो हमारी सिंप्लिसिटी है गैस की वो क्या है वो देखो। इसका फैक्ट ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज निग्लेजिबल। जो गैसेस एटम के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन है या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना कम है, बिल्कुल निग्लेजिबल। इसी वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर जिग जैग मोशन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बट टाइटली बाउंड होकर एक स्पेशल शेप या फिर स्ट्रक्चर को नहीं गेन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो बिल्कुल निग्लेजिबल होता है, बहुत कम होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। These laws are relationship between measurable properties of gas। और ये जो आपके laws हैं, कौन से laws की बात हो रही है गाइज? पहले ये पढ़ लेते हैं। Their behavior is governed by say some general law। और जो आपके गैस के बिहेवियर है
वो कुछ जनरल लॉ के द्वारा हम समझा सकते हैं, विच वी डिस्कस्ड एज द रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जिनको हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बेस पर डिस्कस करने वाले हैं। These law are the relationship between measurable properties of gas। ये जो हमारे कुछ गैस लॉ जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, वो हमारी गैस के कुछ मीजरेबल मतलब मापने योग्य गुणों के पर आधारित है। सम ऑफ प्रॉपर्टीज आर लाइक, और उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं आपकी, जैसे कि आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज है जिस पर बेस आपके कुछ लॉज हैं जिनको मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। बिकॉज रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल डिस्क्राइब स्टेट ऑफ गैस, क्योंकि ये जो आपके चार वेरिएबल हैं, कौन सा, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड मास, ये क्या करते हैं, ये आपकी गैस की स्टेट को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ दीज वेरिएबल लीड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ गैस। जो आपके वेरिएबल का इंटरडिपेंडेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, गैस के लॉ पर, फॉर्मुलेशन ऑफ गैस लॉ पर। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द गैस लॉ। अब देखो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं गैस लॉ को। तो व्हाट इज द गैस लॉ गाइज, चलो पढ़ते हैं। The gas law which we will study now are the result of the research carried out the several countries in the physical properties of gas। गैस की फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग गैसेस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जिसपे कुछ लॉ निकल के आए गाइस, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गैस वाज मेड बाय एंग्लो आयरिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी थी गैस की वो बॉयल्स ने 1662 में मेजर की थी। द लॉ ऑफ द फॉर्मुलेटेड नो एज बॉयल्स लॉ, और इस लॉ को हमने बॉयल्स लॉ के नाम से जाना क्योंकि उनके साइंटिस्ट का नाम था बॉयल्स। तो गाइज इसके बाद क्या हुआ, अनदर कुछ आपके साइंटिस्ट आए जिन्होंने गैस पर और काम किया। लेटर अटेम्प्ट फायर इन द एयर, हवा में उड़ने वाले हॉट एयर बलून जो आपके होते हैं उससे मोटिवेट होकर जैकलिस चार्ली ने और जोसेफ लुइस गैलुसाक ने कुछ अनदर गैसियस लॉ का इन्वेंशन किया। उनके बारे में भी गाइस पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एवोगाद्रो एंड दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द गैसियस स्टेट, और जिसमें एवोगाद्रो की हेल्प से उन्होंने कुछ गैसियस लॉ का इन्वेंशन किया। तो गाइस सबसे पहला जो 1662 में आया हुआ लॉ था आपका वॉयल्स लॉ, जिसमें चार्ली वॉयल्स ने आपके इन्वेंशन किया था इस लॉ का, उनकी गैस की कुछ चार प्रॉपर्टी पर बेस करके। चलिए उसको गाइस पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं टर्म 2 या टर्म 1 के हिसाब से देखूं तो गाइस ये आपके टर्म 2 और 1 दोनों के लिए बनता है इंपॉर्टेंट, यानी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो चाहे आपके कॉम्पिटिटिव आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलो देखते हैं क्या है आपका वॉयल्स लॉ। गाइस ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उनके एक्सपेरिमेंट के बेस पर रॉबर्ट बॉयल्स रिसर्च टू द कंक्लूजन दैट, एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचे कि उन्होंने कहा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, pressure of a fixed amount of a gas varies inversely with its volume। क्या करता है, इसके वॉल्यूम के साथ वेरी करता है। क्लियर, ये बनाया उन्होंने। क्या बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ फिक्स वॉल्यूम, किसी फिक्स वॉल्यूम का जो प्रेशर है यानी नंबर ऑफ मोल एन किसके साथ वेरी करते हैं, वो आपके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। गाइस इस लॉ को हमने वॉयल्स लॉ कहा। तो वॉयल्स लॉ क्या है कि जब आपका प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम एट कांस्टेंट टी एन एन, एन मतलब आपका नंबर ऑफ मोल्स, तो आपका ये कहलाता है वॉयल्स लॉ। वॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम इज नोन एज वॉयल्स लॉ। तो अगर इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो बच्चे आपका क्या आ जाएगा, K1 आ जाएगा, जो कि एक है कांस्टेंट। क्लियर, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज
जैसा कि मैंने पीछे लिख कर दिखाया था, यहाँ पर K1 क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K1 डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ गैस। जो आपकी K1 की वैल्यू है वो अमाउंट ऑफ गैस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगी, एंड द यूनिट इन विच P एंड V एक्सप्रेस, और जिसमें आपकी जो यूनिट है P और V एक्सप्रेस की जा सकती है। कैसे? जैसे गाइज हमारा सूत्र क्या आया था, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V, जिसको हमने लिखा था P K1 over 1V। तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या आ जाएगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर का किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए मल्टीपल कर दे तो यह कांस्टेंट आता है। क्लियर? अब बच्चा आगे देखो, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो गैस का अमाउंट है, फिक्स टेम्परेचर T पर जो गैस का अमाउंट है वो अगर मान लो वॉल्यूम V1 को एक्यूपाई कर रहा है और प्रेशर जो आपका एट प्रेशर V1, कब तक, प्रेशर V1 तक उसका एक्सपेंशन हो रहा है, सो दैट द वॉल्यूम बिकम, अब मान लो कोई आपका V1 वॉल्यूम है, उसका P1 पर एक्सपेंशन हो रहा है, तो आपका वॉल्यूम कितना चला जाएगा, इमेजिन कर लो V2 चला जाएगा, एंड प्रेशर विल बी P2, और यहाँ पर आपका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P2। तो अकॉर्डिंग टू द वॉइस लॉ, यानी PB बराबर कांस्टेंट से आपका क्या बन जाएगा, P1 V1 बराबर कांस्टेंट और P2 V2 बराबर कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 बराबर P2 V2 बन जाएगा, है ना। तो यस, P1 V1 बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। तो गाइज अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो P1 ओवर P2 और V2 ओवर B1 आ जाएगा। यस गाइज, ये आपका बन गया फॉर्मूला, है ना। क्या बन गया, फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, अब ये आपके सामने पिक्चर है, इसको समझेंगे। फिगर 5.5 shows two conventional way of graphically represents Boyle's law। अब ये आपका Boyle's law को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ है जिसको हम समझेंगे। तो ग्राफ 5.5 ए को हम समझेंगे। इसमें क्या है, आपको कुछ ग्राफ्स दिए हैं, किस पर, डिफरेंट टेम्परेचर पर, है ना। किस पे दिए हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर। किसके बीच में ग्राफ खींचा गया है, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा गया है, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो क्या देखोगे, द वैल्यू ऑफ K1 फॉर ईच कर्व इज डिफरेंट। अब हर देखो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट अगर हम कर दे, मान लो आपने टेम्परेचर 200 K कर दिया, तो 200 के आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी एक पर्टिकुलर होगी, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होगी। तो ईच कर्व क्या कर रहा है, डिफरेंट आपको K1 की वैल्यू दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि उसके टेम्परेचर भी चेंज हो रहे हैं। अब गिवन मास ऑफ गैस कैरीड विद द टेम्परेचर, तो जो आपका अब टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है तो आपकी वैल्यूज भी तो चेंज होंगी। ईच कर्व करस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो आपका कर्व है, एक पर्टिकुलर कर्व है, वो क्या करेगा, डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर की तरफ आगे बढ़ाएगा, और ये आपका क्या कहलाता है गाइस, दिस इज नोन एज आइसोथर्म, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्लॉट। क्या कहलाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्लॉट। क्यों, क्योंकि आपके टेम्परेचर के साथ आपका ये ग्राफ बढ़ रहा है। आप टेम्परेचर चेंज करते जाओगे तो आपका ग्राफ का भी जो शिफ्टिंग है वो चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट देखो, हायर कर्व करस्पॉन्ड टू द हायर टेम्परेचर। जो आपका हायर कर्व है वो किसको करस्पॉन्ड करेगा, हायर टेम्परेचर को। सबसे ज्यादा वाले कर्व का जो शिफ्टिंग है वो सबसे ज्यादा होगी। It should be noted that the volume of gas is double if the pressure is half। अगर आपका वॉल्यूम डबल कर दिया जाए, डबल हो जाएगा अगर आपका प्रेशर हाफ है ना। तो क्यों, क्योंकि गाइस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट देखो, द ग्राफ बिटवीन P एंड 1/V इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अब देखो हमने ये वाला ग्राफ जो आपको बताया वो किस में था, PV ओवर कांस्टेंट में, है ना। कैसे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
ठीक है। अब ये वाला आप देखो, ये है P और 1/V के बीच में। तो गाइस क्या होगा, आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम, है ना। तो देखो T1 T2 T3, जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसा आपका कर्व भी क्या होता जा रहा है, स्ट्रेट लाइन होता जा रहा है। हाउएवर हाई प्रेशर गैस डेविएट फ्रॉम बॉयल्स लॉ, तो जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा आपकी गैस डेविएट होगी किससे, बॉयल्स लॉ से। अंडर द कंडीशन सच कंडीशन स्ट्रेट लाइन इज नॉट ऑब्टेन इन द ग्राफ, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा, आपको स्ट्रेट लाइन भी मिलना बंद हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट ऑफ बॉयल इन अ क्वांटिटेटिव मैनर प्रूव दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज व्हेन अ गिवन मास of gas compress same number of molecule occupy same smaller space। देखो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ किया कि जो आपकी गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल है। क्यों कंप्रेसिबल है, क्योंकि जब आप गैस को कंप्रेस करते हो तो उस यूनिट पर्टिकुलर वॉल्यूम में ही आपके नंबर ऑफ मोल्स बैठ जाते हैं, फिर ऑक्यूपाई हो जाते हैं। इट मीन्स दैट गैस बिकम डेंसर एट हाई प्रेशर। इससे क्या पता चलता है कि हाई प्रेशर पे हमारी जो गैस है वो डेंस होती जाती है, यानी कंप्रेस होती जाती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, अ रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ अ गैस यूजिंग बॉयल्स लॉ। अब अगर हम डेंसिटी और प्रेशर को यूज करें तो बॉयल्स लॉ का आपका जो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, D इजकल टू M ओवर V आएगा। क्या आएगा, D इजकल टू M ओवर V। अब देखो गाइस यहाँ पे D क्या है, डेंसिटी, M क्या है, मास, V क्या है, वॉल्यूम। अगर हम इसको बॉयल्स लॉ में रख दें तो क्या होगा, तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर को दिखाएगा कि जो आपका अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के। क्लियर। यस। अब देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ 0.909 मोल एट CO2 गैस एट 300 डिग्री केल्विन। अब क्या किया है, 300 डिग्री केल्विन पर हमने CO2 के लिए, CO2 गैस के कुछ वॉल्यूम, प्रेशर और उनका PV की वैल्यू दिखाई है। तो यस गाइज, आप चाहो तो नॉर्मली इसे सॉल्व करके भी दे सकते हो। इधर आपका प्रेशर, इधर है वॉल्यूम, इधर है 1/V की वैल्यू, इधर है PV की वैल्यू, तो आप नॉर्मल कैलकुलेट करके भी इसे चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा चार्लीज लॉ। एंड गाइज व्हाट इज चार्लीज लॉ, हैव अ लुक, टेक योर टाइम एंड इमेजिन करो कि ये आपके वॉइस लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट है कि नहीं है। यस है। ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में आपको रिलेशन दिखा रहा है। किसमें, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में। तो गाइज चार्लीज एंड गैलीसॉक परफॉर्म अ सेवरल एक्सपेरिमेंट। चार्लीज और गैलीसॉक ने क्या किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे इंडिपेंडेंटली। किस पर, हॉट एयर बलून पर। किस पर, हॉट एयर बलून पर। और उन्होंने क्या देखा कि जो आपका फिक्स्ड अमाउंट है गैस का या फिर फिक्स्ड मास ऑफ गैस है वो कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे जैसे वॉल्यूम आपका बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर के साथ साथ आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। एंड डिक्रीजिंग ऑन कूलिंग, और ठंडा करने पर यह डिक्रीज होता जाता है। तो गाइज इसको समझ लेते हैं। उन्होंने क्या पाया कि ईच डिग्री राइज विद टेम्परेचर, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो 1 मोल ऑफ ओरिजिनल गैस इंक्रीजेस, 1 मोल गैस का कितने पॉइंट से बढ़ेगा, 1/273.15 वॉल्यूम गैस का बढ़ेगा। कब, 0 डिग्री सेल्सियस पर। इस प्रकार से इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री एंड एट T डिग्री सेल्सियस आर V0, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर V0 है और T डिग्री सेल्सियस पर VT है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा गाइज, VT बराबर V0 प्लस T ओवर 273.15 V0 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इस V0 को कॉमन ले लेंगे। V0 को कॉमन लिया तो रह गया 1 प्लस T ओवर 273.15। अब VT इक्वल टू क्या आ गया, V0 273.15 प्लस T ओवर 273 क्लियर। तो VT की वैल्यू आपकी आ गई। अब इसमें आपने क्या क्या नोटिस किया
कि एट दिस स्टेज वी डिफाइंड अ स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब इस स्टेज पर हम एक टेम्परेचर की स्केल डिसाइड कर रहे हैं, क्या कि T डिग्री सेल्सियस आपकी स्केल होगी न्यू के लिए, जहाँ पर आपका T का मतलब क्या हो गया 273 प्लस जो आपका T डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है उसमें आप 273 को जोड़ दोगे और इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे, विल बी गिवन टू T नॉट। ठीक है, दिस इज न्यू टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड केल्विन टेम्परेचर, और इसे हम कहते हैं केल्विन टेम्परेचर स्केल या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के नाम से जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू द 273.15 केल्विन। जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या है 0 डिग्री सेल्सियस जो स्केल है वो किसके बराबर है गाइज, 0 डिग्री सेल्सियस स्केल हमारी 273.15 डिग्री केल्विन के बराबर है, यानी ये एक एब्सोल्यूट स्केल पर है। क्लियर। नोटेड दैट डिग्री साइन इज नॉट यूज्ड while writing temperature in absolute temperature scale that is Kelvin scale। जब हम केल्विन में वैल्यू को लिखते हैं तो गाइस डिग्री की वैल्यू नहीं लगाते, जबकि डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, बट केल्विन को आप डायरेक्ट के से लिखते हो। तो वही चीज़ आपने लिखी कि जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम लिखते हैं तो डिग्री की वैल्यू नहीं, डिग्री नहीं लगाते हैं। Kelvin scale of temperature is also called thermodynamic scale of temperature। जो हमारी केल्विन टेम्परेचर स्केल है उसे हम थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं एंड इज यूज्ड इन ऑल साइंटिफिक वर्क, और ये सभी साइंटिफिक कामों में यूज की जाती है। नेक्स्ट है दस वी एड 273 मोल प्रिसाइजली। अगर हम 273 मोल को ऐड कर दें किससे सेल्सियस टेम्परेचर में टू ऑब्टेन टेम्परेचर एट केल्विन स्केल, और आपने केल्विन स्केल टेम्परेचर को ऑब्टेन करें तो हम क्या देख सकते हैं, इफ वी राइट T इज इक्वल टू 273 प्लस T, अगर हम लिखें कि 273 प्लस T यानी 273 और T को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा T इज इक्वल टू 273.15 इन इक्वेशन और वी ऑब्टेन द रिलेशन। तो हमारा रिलेशन क्या आएगा गाइज, हमारा रिलेशन आ जाएगा V नॉट इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू V नॉट और T नॉट क्या है 273.15 प्लस T, राइट। तो VT ओवर V नॉट, इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो क्या आ जाएगा VT ओवर V नॉट ओवर इज इक्वल टू T1 ओवर TT ओवर T नॉट। क्लियर। Thus we can write a general equation as, अब हम इसकी जनरल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं गाइज, टेक योर टाइम और एक सेकंड के लिए देख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको। देख लिया, देखो पिछला देखो जरा, पिछले में हमने क्या किया है VT ओवर V नॉट TT ओवर T नॉट। तो यस, अगर हम इसको T1 VT को V1 T नॉट को V1 और VT को T2 से रिप्लेस कर दे तो क्या आ जाएगा V2 ओवर V1 बराबर T2 ओवर T1, है ना। तो यस गाइज, अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, है ना। यानी V ओवर T किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके वॉल्यूम को निकाला जाए तो कांस्टेंट की जब T से मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका कांस्टेंट आ जाएगा। तो एट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K इज डिटरमाइंड बाय द प्रेशर ऑफ गैस, इट्स अमाउंट द यूनिट ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड। क्लियर। नेक्स्ट देखो, मतलब अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, जब आप कांस्टेंट को T से गुणा कर दोगे, और अगर आपको कांस्टेंट निकालना है तो क्या करोगे, वॉल्यूम को T से डिवाइड कर दोगे, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड कर दोगे। इक्वेशन इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज नोन एज चार्लीज लॉ, और गाइस यही आपका एक्सप्रेशन चार्लीज लॉ के नाम से जाना जाता है। क्लियर। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, इसमें क्या होता है, जो आपका प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। द वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, जो आपका प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। द वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस, जो आपके फिक्स मास ऑफ गैस का या फिर गैस के फिक्स मास का जो वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू इट्स एब्सोल्यूट
टेम्परेचर, किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब गाइस हम इसके ग्राफ को समझते हैं। क्या कह रहा है ग्राफ, चार्लीज फाउंड दैट ऑल द गैसेस एट अ गिवन प्रेशर पर ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ खींचे, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ खींचे तो ये स्ट्रेट लाइन जाता है। एंड एक्सटेंडिंग जीरो वॉल्यूम ईच लाइन इंटरसेप्ट टेम्परेचर एक्सिस ऑफ -273। जो आपका टेम्परेचर है, जो आपकी ईच लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, -273 पर आपका इंटरसेक्ट करेगी। स्लोप ऑफ लाइन ऑब्टेन्ड एट अ डिफरेंट प्रेशर। अब डिफरेंट प्रेशर पे क्या होगा, जो आपका स्लोप है वो पता चलेगा, आर डिफरेंट, और ये हर टेम्परेचर के लिए, हर प्रेशर के साथ साथ अलग होगा, हर टेम्परेचर के साथ साथ अलग होगा। बट एट जीरो वॉल्यूम पर, जीरो वॉल्यूम पे क्या होगा कि जो आपकी लाइन है वो आपके टेम्परेचर से -273.15 पर मिलेगी। यानी P4 के लिए सबसे ज़्यादा, P3 के लिए उससे कम, P2 के लिए उससे कम और P1 के लिए सबसे कम। और ये रहा आपका 273 जहां पर आपके सारे ग्राफ इंटरसेप्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ईच लाइन ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज कॉल्ड, वर्सेस टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड आइसोबार। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के ग्राफ की बात करें तो गाइस इसे हम आइसोबार के नाम से जानते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्लीज कैन बी इंटरप्रेटेड if we put the value of equation as -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऑब्जर्वेशन क्या है चार्लीज का, कि अगर हम t की वैल्यू -273.15 डिग्री सेल्सियस रख दें तो आपको क्या पता चलेगा कि इस वैल्यू पर आपका जो मान है वॉल्यूम का वो 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी, इनफैक्ट द गैस विल लिक्विफाइड बिफोर द टेम्परेचर रीच। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो आपकी गैस है वो एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर के पहुंचने से पहले ही लिक्विफाइड हो जाएगी, और ऐसी गैस पॉसिबल है ही नहीं। गाइस ये हाइपोथेटिकल सीन हो गया। द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गिवन the gas are supposed to occupy zero volume called absolute zero। ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपकी हाइपोथेटिकल इमेज बनाई है उसे हमने क्या बोला, एब्सोल्यूट जीरो बोला, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम होगा वो जीरो होगा। क्लियर। ऑल गैस ओबेज चार्लीज लॉ एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और जो ये आपका चार्लीज लॉ है कब आपका फॉलो होता है, जब आपका प्रेशर हाई हो, लो हो और टेम्परेचर हाई हो। नेक्स्ट है गाइस गैलुसाक लॉ। व्हाट इज गैलुसाक लॉ, पढ़ते हैं अच्छे से गैलुसाक लॉ। एंड गैलुसाक लॉ के बाद गाइस हम लोग एवोगाड्रो पढ़ेंगे। एंड यस, एवोगाड्रो के बाद आइडियल रियल गैस इक्वेशन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। डाल्टन्स लॉ ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो चलो गैलुसाक लॉ, प्रेशर इन देखो ये होगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप। क्लियर। क्या है गैलुसाक है आपका प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप। प्रेशर इन वेल इन्फ्लेटेड टायर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जो आपका ऑटोमोबाइल्स के टायर हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो आपका प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, बट ऑन अ हॉट समर जब आपकी गर्मी पड़ती है तो ये जो आपका प्रेशर है ये बढ़ जाता है, और इसी वजह से जो टायर है वो आपके फट जाते हैं। इफ़ प्रेशर इज़ नॉट एडजस्ट प्रॉपरली, अगर आपका प्रेशर प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होता तो फिर आपके टायर फट जाते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स, विंटर्स में क्या होता है, ऑन द कोल्ड मॉर्निंग, ठंडी सुबह, on may find the pressure in the tire of a vehicle decreases considerably। ठंडों में आपका जो ये प्रेशर है टायर्स का वो कम होता जाता है। क्लियर।
द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर गिवन बाय गैलोसाक। जो आपका ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप है किसने दिया था? गैलोसाक ने दिया था, और इसीलिए हम इसको गैलोसाक का लॉ कहते हैं। गाइस क्या कहता है ये स्टेटमेंट, चलो पढ़ लेते हैं। इट स्टेट दैट, ये कहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर, जब आपका वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट होता है किस पर? किसी फिक्स्ड अमाउंट पर, तो क्या होता है जो आपकी गैस होती है वो वेरी करती है किसके साथ? डायरेक्टली विद टेम्परेचर, डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। यानी मैथमेटिकली गाइस आपका जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी P/T की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट के बराबर होगी। क्या होगी? कांस्टेंट के बराबर होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस। दिस रिलेशनशिप कैन बी ड्राइव फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्लीज लॉ। और ये जो हमारा गैलोसाक लॉ है ये आपके बॉयल्स लॉ और चार्लीज लॉ दोनों के मिलाकर ड्राइव होता है। यानी प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम इज शोन इन फिगर। जो आपका प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है किसके लिए? मोलर वॉल्यूम के लिए। किस पे? एट कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम। तो ये आपका ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। और यस गाइस ये आपका ओरिजिन से शुरू होता है, और इस लाइन ग्राफ को हम क्या कहते हैं? आइसोकोर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से इसका नाम होता है आइसोकोरिक लाइंस या फिर ग्राफ। नेक्स्ट देखो अवोगाद्रो यानी वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप क्या कहता है? इन 1891 जो इटालियन साइंटिस्ट थे अवोगाद्रो, उन्होंने क्या किया? कंक्लूजन निकाला किसके साथ? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और गैलोसाक के लॉ का यूज करके एक कंबाइंड रिलेशन निकाला, और इसे हमने क्या बोला? वॉल्यूम के लिए अवोगाद्रो लॉ। इसके अनुसार इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, सभी वॉल्यूम का जो, सभी गैसेस का जो वॉल्यूम है वो सेम कंडीशन पर, किसकी? टेम्परेचर की और प्रेशर की सेम कंडीशन पर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स रखता है। क्या रखता है? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स रखता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा वैसे वैसे आपकी जो वॉल्यूम है वो आपके नंबर और मोल्स पर डिपेंड करेगा। यानी अगर आपके वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है तो आपके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। मैथमेटिकली वी कैन राइट कि जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ मोल के, और यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो K4 आपका कांस्टेंट लगाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल इन 1 मोल ऑफ गैस हैज़ बीन डिटरमाइंड टू बी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो उन्होंने क्या देखा कि आपके किसी एक गैस के एक मोल में किसी एक मोल में या फिर किसी गैस के एक मोल में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, या फिर सीधे बोलो कि किसी मॉलिक्यूल के एक मोल में नंबर ऑफ जो मोल्स हैं वो है 0.6.022 इंटू 10 की पावर 23, और इस वैल्यू को हमने एवोगाद्रो नंबर कहा तथा इस कांस्टेंट को हमने एवोगाद्रो कांस्टेंट कहा। सिंस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल, इसका मतलब जो आपके वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे। 1 मोल ऑफ ईच गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो आपकी गैस का वॉल्यूम है वो भी आपका सेम होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स 273.15 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, है ना। दीज वैल्यू अप्रॉक्सीमेट फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, और ये आपके किसका वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है और प्रेशर का सी लेवल के प्रेशर के बराबर होता है। एट एसटीपी जो मोलर वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? आइडल गैस के या फिर कंबाइन विद द आइडल गैस दैट इज 22.71 लीटर मोल होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो गाइस, ये मैंने आपके लिए मोलर वॉल्यूम की टेबल दी है। मोलर वॉल्यूम इन लीटर पर मोल ऑफ सम गैसेस, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन, डाइहाइड्रोजन, आइडल गैस, इन सभी के लिए आपकी इस टेम्परेचर पर और इस पर्टिकुलर प्रेशर पर हमने मोलर वॉल्यूम की वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, उसको आप लोग देख लेना कितनी है, सबकी लगभग 22 के आसपास ही है। क्यों? क्योंकि इनका जब सेम टेम्परेचर प्रेशर है तो नंबर ऑफ मोल्स भी आपके समान होंगे।
नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल किसी गैस के लिए कैलकुलेट करने हैं तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, n इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, ठीक है, मोलर मास ओवर एटम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ गैस अंडर द इन्वेस्टिगेशन, और जो आपका कैपिटल M है वो क्या है, मोलर मास। क्लियर। तो इक्वेशन को हम रीअरेंज करके किस तरीके से लिख सकते हैं गाइज, m, अगर हम इस m को इधर ले आए तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m ओवर कैपिटल M, यानी हम चाहें तो इसको डेंसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो m आपका किसके बराबर हो जाएगा, k फॉर d के। नेक्स्ट देखो यहाँ पर d क्या है, d आपकी डेंसिटी ऑफ गैस है। अगर इक्वेशन की बात करें तो डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, है ना, d किसके प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के। द गैस दैट फॉलो बॉयस लॉ, वो गैस जो कि आपके बॉयस लॉ, चार्लीज लॉ और एवोगाड्रो लॉ को फॉलो करती है, वो आपकी आइडल गैस कहलाती है। और ऐसी गैस गाइस कोई है नहीं, दिस इज अ इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल गैस। इट इज एज्यूम दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल इज एन आइडल गैस। और हमने ये एज्यूम कर लिया है कि जो हमारा आइडल गैस है उनकी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। रियल गैस फॉलोज दीज लॉ ओनली अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन। जो हमारी रियल गैस होती है वो इन लॉज को फॉलो तो करती है बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पर। व्हेन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज प्रैक्टिकली निग्लेजिबल, जब आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्रैक्टिकली निग्लेजिबल होगा तभी आपकी रियल गैस इन लॉज को फॉलो करेगी। इन ऑल अदर सिचुएशन दीज डेविएट फ्रॉम आइडल गैस। और कुछ अनदर सिचुएशन में क्या होगा, ये आपकी आइडल गैस से डेविएट कर जाएगी, और इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में लर्न करने वाले हैं। तो गाइज व्हाट विल बी द आइडल गैस इक्वेशन, इसको भी देख लेते हैं। गाइज द थ्री गैस विच हैव लर्न टिल नाउ कैन बी कंबाइंड टुगेदर। अब जो हमने ये तीन गैसें पढ़ी हैं, इन तीनों को कौन कौन सी, बॉयल, चार्ली और गैलुसाक, इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आपकी आइडल गैस इक्वेशन आएगी। यानी एट कांस्टेंट T एंड N पे क्या होगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर P। एट कांस्टेंट P एंड N पे क्या होगा, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। एंड एट कांस्टेंट P एंड T पर क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। अब इन तीनों को जब हम बॉयल्स और चार्लीज और एवोगाड्रो लॉ को कंबाइन करेंगे तो गाइज आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा NT ओवर P। हमने इसका इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो R रिडबर्ग कांस्टेंट लगाया तो V होगी, V इक्वल टू हो गया R NT ओवर P। R क्या है, R आपका कांस्टेंट है, और तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, आइडल गैस इक्वेशन क्या आ गई, PV बराबर PV बराबर NRT क्या आ गई, ये आपकी आइडल गैस इक्वेशन आ गई। क्लियर। यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल सकते हो PV ओवर NT से। तो R इज कॉल्ड कांस्टेंट फॉर ऑल फॉर सेम गैस, और जो आपकी R की वैल्यू सभी गैसेस के लिए सेम होती है, इसे गाइज हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। और इस इक्वेशन को हम लोग आइडल गैस इक्वेशन कहते हैं। क्लियर। क्या कहते हैं, आइडल गैस इक्वेशन कहते हैं। और ये इक्वेशन हमारी किस किस के बीच में मेजर होती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में मेजर होती है। क्लियर। अब देखो गाइज, हमने V की वैल्यू निकाल दी, V क्या आ गया, NRT ओवर P। तो अगर हम वैल्यूज को पुट कर दे तो आपकी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने V की N की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रख दी, T की वैल्यू रख दी और P की वैल्यू रख दी। तो हमने जब इसको सॉल्व किया, R निकाला, तो R की वैल्यू आई 8.314 पास्कल मीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यानी अगर जूल में बात की जाए तो इसकी वैल्यू आई 8.314 इंटू 10 की 14 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और ये किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू। तो अगर किसी भी आप कैलकुलेशन में यूज करोगे तो R की ये डायरेक्ट वैल्यू किसी भी कैलकुलेशन में यूज कर लोगे। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडल गैस अंडर द STP कंडीशन, STP कंडीशन पे हमारा जो 1 मोल का वॉल्यूम है गाइस वो कितना होता है, 22.71 मोल इनवर्स आपका वॉल्यूम होता है। क्लियर। वहीं पर अगर STP कंडीशन पर R की वैल्यू पूछी जाए तो गाइस क्या होगी, वो आपकी 8.20578 इंटू 10 की पावर 2 L ATM K इनवर्स यानी केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। क्लियर।
आइडियल गैस इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 4 वेरिएबल, ये आपके 4 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है, पीवी बराबर एनआरटी, है ना। और यस गाइज, इसको हमने किसके द्वारा एक्सप्लेन किया है, बहुत सारी गैसेस पर। इसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। किससे? इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज इमेजिन करो कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स अमाउंट ऑफ गैस को वेरी कर दें T1 से V1 पर और T2 से V2 या फिर P2 तक, तो आपके रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? P1 V1 ओवर T1 बराबर NR, या फिर P2 V2 T2 बराबर NR। तो P1 V1 T2 बराबर P2 V2 T2, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा जब आपकी गैस वेरी कर रही होगी। और ये गाइस बहुत यूजफुल इक्वेशन है जिसको कि हम लोग कंबाइंड गैस लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आपको 3 डेंसिटी पता होंगी तो आप चौथी आराम से निकाल सकते हो। डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस सब्सटेंस, कैसे निकालोगे डेंसिटी एंड मोलर मास? तो गाइस P N ओवर V इक्वल टू P ओवर RT का अगर हम यूज करेंगे, N को हम रिप्लेस कर दे किससे? स्मॉल m ओवर कैपिटल M से, तो क्या आ जाएगा? स्मॉल m ओवर कैपिटल M V P ओवर RT। तो यहाँ से D ओवर M P ओवर RT से आप डेंसिटी को निकाल सकते हो। तो यस गाइज, ये आपके मोलर मास के लिए रिलेशनशिप आ गया जो कि है M इक्वल टू DRT ओवर P। हाँ जी, तो क्या था? ये था हमारा पूरा सेशन जिसमें गाइज, अब मैं एक बार पैकअप कर देती हूँ कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है। जितने भी आपके गैस लॉ थे, टोटल गैस लॉ को हम लोगों ने डिस्कस किया है। किसको? टोटल गैस लॉ डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, है ना। अब बच्चे नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज के सेशन में हम लोगों ने सभी गैसियस लॉस को डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग काइनेटिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे, आइडियल गैस डेविएशन को डिस्कस करेंगे और साथ में पार्शियल प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे गाइज। एंड सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर गाइज आप हमारे सेशन के सभी वीडियोस को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। अडर 24/7 की स्कूल पे जाइए और जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जितने भी आपके वीडियोस हैं उनको सिस्टमेटिकली देखना शुरू कीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। तो चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।